नोबल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण। वर्ण पर विचार करना ही वर्ण विचार कहलाता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किसी भी व्याकरण के टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा जान लेना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि व्यक्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको लिखित रूप दे देना ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब बात करते हैं पहले स्वर की। तो स्वर होते हैं जिन वर्ण का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से न होकर स्वर स्वतंत्र रूप से होता है, वह स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, बड़ा उ, रे से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण के आधार पर देखें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर जिसमें उच्चारण के आधार पर बहुत कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और तीसरा है प्लुत स्वर जिनको ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। अब हम देखेंगे वर्ण स्वर का जो पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर, उसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिन स्वर के उच्चारण में हमें कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, उ और ऐसे ऋषि जिनको री बोलते हैं, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा इसका प्रकार आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। जैसे आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। स्वर का तीसरा जो प्रकार है वह है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। ओम का उच्चारण हम करते हैं। ओम के उच्चारण हम जितने समय में करते हैं उतने समय में हम ह्रस्व स्वर के 3 वर्ण एक साथ उच्चारण कर सकते हैं। अब आगे हमारा जो प्रकार है वह है व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। अब वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते हैं जिन वर्ण का उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, वह व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में जो व्यंजन की संख्या होती है वह होती है 33। अब ये तो सामान्यतः आप सबने पढ़ा है क से लेकर ह तक वर्ण, लेकिन इनको कहते क्या है? जो क वाली लाइन होती है, जो क वाला वर्ग होता है, उस वर्ग को कहते हैं कंठ, कंठ व्यंजन। दूसरी जो च वाली लाइन होती है उस लाइन को कहते हैं तालु व्यंजन, ट वाली लाइन को कहते हैं मूर्ध व्यंजन और त वाली लाइन को कहते हैं दंत व्यंजन। प वर्ग वाली लाइन को कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। ये र ल व इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। स है इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब इनका जो ये नाम पड़ा है कंठ व्यंजन, तालु व्यंजन, मूर्ध व्यंजन, दंत व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये किस आधार पे पड़ा है? तो ये पड़ा है जिसे हम कैसे लेकर अड़े तक का उच्चारण करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे कंठ पर स्पर्श, जीवा का स्पर्श होता है। उच्चारण करके देखिए क, ख, ग, घ, अड़। हमारे कंठ में जीवा का स्पर्श होता है, इसलिए इन 5 वर्ण को कहते हैं कंठ व्यंजन। दूसरे देखो आप च, छ, ज, झ, अण, इनको तालु कहते हैं। जो हमारी जिह्वा होती है,
जीवा होती है वो तालुओं पे स्पर्श करती है, उसके बाद ही इन वर्णों का उच्चारण संभव होता है। तीसरी जो लाइन है ट वर्ग वाली, इसका उच्चारण जब आप करोगे तो हमारी जो जीवा है वो उल्टी होके वापस उल्टी होगी, तभी हम इन 5 वर्णों का उच्चारण कर पाएंगे। तीसरी जो लाइन है, चौथी जो लाइन है त वर्ग वाली, इसको कहते हैं दंत व्यंजन। दंत व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारी जो जीभ होती है वह दांतों के स्पर्श होने के बाद भी हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। अगले जो वर्ग है प वर्ग, इसको बोलते हैं ओष्ठ। प वर्ग वाली लाइन को बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। इसको ओष्ठ व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में हमारे जो दोनों होठ है वो पहले बंद होंगे, उसके बाद ही वापस से खुलेंगे, तभी प वर्ग वाला उच्चारण हम निकाल पाएंगे, अन्यथा हम प वर्ग वाली लाइन नहीं बोल पाएंगे। अगर मैं इन दोनों होठों को बंद नहीं करूंगा और ऐसे ही प बोलूंगा तो मैं प भी नहीं बोल पाऊंगा, कुछ भी नहीं निकल रहा। आप भी कोशिश करके देख लिए, जब तक दोनों होठ बंद करके वापस नहीं खोलोगे तब तक आप इस प वर्ग वाली लाइन को नहीं बोल पाओगे। अब ये तो रही स्पर्श। पहली लाइन में जीवा कंठ पे स्पर्श करती है, दूसरी लाइन में तालुओं पे स्पर्श करती है, तीसरी लाइन में जीवा वापस उल्टी होकर सीधी होती है, और चौथी लाइन में दांतों की स्पर्श होती है जीवा, पांचवी लाइन में होठ स्पर्श होके वापस खुलते हैं। इसलिए इन 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अगली जो वर्ग है ये र ल व, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको अंतस्थ व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आद्य स्वर और आद्य व्यंजन होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है अंतस्थ व्यंजन यानी आद्य व्यंजन। और दूसरा है अंतिम लाइन है स है, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि आप बाकी कितने भी वर्ण बोलो, इतनी ऊष्मा हमारे मुंह से नहीं निकलेगी जितनी इन वर्णों के बोलने पर निकलेगी। आप जब स का उच्चारण करते हो तो 3 और 4 वर्णों की जितनी हवा एक साथ ही मुंह से बाहर निकलती है। स आप उच्चारण करके देखिए, स आपके मुंह से सबसे अधिक ऊष्मा निकलेगी, इसलिए इस वर्ग का नाम हो गया ऊष्म व्यंजन। अंतिम में 3 वर्ण और हो गए जिनको व्यंजन नहीं माना गया है, लेकिन हम उनको सामान्यतः पढ़ते हैं। कैसे? तरह ज्ञा, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, लेकिन इनको इन व्यंजन के रूप में नहीं गिना जाता क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए हिंदी में सामान्यतः 33 व्यंजन ही होते हैं। आज हमारा व्यंजन और जो टॉपिक है वर्ण विचार वो यहीं समाप्त होता है। आपको इसका होमवर्क आपके ग्रुप में मिल जाएगा और इसका होमवर्क करके मेरे पर्सनल नंबर पर आप सेंड कर दीजिए। मेरे नंबर है 9772851899। आशा करता हूं ये कक्षा आपको समझ में आई है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो। और जल्द से जल्द अपने ग्रुप में होमवर्क डाल दिया जाएगा, जिसे वापस अपनी नोटबुक में करके आपको ग्रुप में जो मेरे पर्सनल नंबर है उस पर भेजना है। धन्यवाद।